12 साल का बच्चा है जो एलर्जिक रिकरेंट रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए आया है, बचपन से है, आज 12 साल का है, 4 साल की उम्र से उसको तकलीफ है। ठीक है, आज जब आया है तो जुकाम है, खांसी है, बुखार है, चेस्ट में पेन है, और डॉक्टर हैं तो डॉक्टर पूछते हैं, ये 2010 की केस है, माइंड शुरुआत करे थे। ठीक है, तो चेस्ट पेन है और सवाल पूछा है कॉन्कोमिटेंट ढूंढने के लिए, तो एपेटाइट पुअर है, थर्स्ट में कोई फर्क नहीं है। और क्या होता है पूछते हैं तो कहती है, मदर कहती है कि यूजुअली एक्टिव, लेकिन जब बुखार आता है तब उसको खेलने बाहर जाना नहीं, वैसे तो बाहर खेलते रहता है, अब उसको घर बाहर जाना नहीं होता है, वो घर में बैठा रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बस आता है और गोद में सर रख के लेट जाता है। जिस बच्चे को, अब मैं फोटो तो नहीं निकालता हूँ, ये बच्चे की शक्ल जो है मैं आदत है लिखता हूँ, तो बड़ा थका सा लग रहा है, दुखी सा लग रहा है, और दुख है फिर भी कोशिश कर रहा है कि स्माइल करे। ठीक है, और मेरी तब की समझ उस दिन की जब मैंने केस ली तब की है, ये उदास लग रहा है शायद इसलिए कि उसको खेलने जाते नहीं आता। पेशेंट के रिपोर्ट से मैंने आपके साथ शेयर किए नहीं है, एक्सरे के रिपोर्ट है, उसके बाद पेशेंट फिजिशियन ने बोल दिया, पीडियाट्रिशियन ने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेट कराइए, इन्वेस्टिगेशन करवा के आए हैं, आपके पास इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है, सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस उसका केस है। उसके नोट्स में लिखा था एक वर्ड जो मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को बताया नहीं है, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये पीडियाट्रिशियन के नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, केस बस इतना सा ही है। अब केस भले छोटी हो, हम कितना उसका पतंग बनाते हैं वो हम आज देखेंगे, और जो करते हैं उसमें से कैसे सीखेंगे ये भी देखते हैं। कोई है जो आप लोगों में से एफर्ट लेना चाहेगा और कहना चाहेगा, आपने जो जो भी रूब्रिक लिए, कोई भी एक चूज कर सकता है, आपने जो भी रूब्रिक्स लिए हैं उससे अलग कोई कई लोगों ने रूब्रिक्स लिए हैं, तो वो जो अलग रूब्रिक्स लिए हैं आपसे, जिनके भी अलग है, उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कोई करेगा? मैं जगह जगह पूछा हूं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो कोई है जो एफर्ट लेगा डिफरेंशिएशन करने की? गुड इवनिंग सर। सर डॉक्टर मीता प्रताप। चलिए बोलिए मैम। हाँ सर, मैंने लिया था डलनेस चिल ड्यूरिंग क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड जी क्लिंग्स टू मदर एंड मैग्नेटाइज जी डिजायर टू। सर तो आप बोल रहे हैं ना रूब्रिक थोड़ा डिफरेंशिएट, तो मुझे सर वो हाँ। मम्मी की गोद में जो लेटने की हमेशा उसे चाहत रहती है, वो मुझे मैग्नेटाइज डिजायर टू भी लगा था, तो मैंने वो एक रूब्रिक लिया था एंड माय रेमेडी इज फॉस्फोरस। मैडम हम आप और हम बात करेंगे सो दैट बाकी के लोग भी सीखेंगे, फायदा होगा। आपका ये कंट्रीब्यूशन तो सही है। आपने अगर डॉक्टर अभिषेक का कंट्रीब्यूशन पढ़ा हो तो उन्होंने लिखा है कि यही जो बच्चा आके लेटता है, गोद में सर रखता है, उससे वो उनका अनुमान है कि ये कैरिड और करेस्ट डिजायर्स टू, ऐसा रूब्रिक होना चाहिए। हाँ सर, हो सकता है। तो अब जब हो सकता है तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? सर ऐसा है ना कि सबको लगता है कि हम ठीक है, या फिर हमने जो परसीव किया है वो बराबर है, तो उन्हें कैरिड लगा परफेक्ट होगा, मुझे मैग्नेटाइज लगा है सर, तो मैंने ये लिया है, तो ये डिफरेंशिएट परफेक्ट तो होने ही वाला है सर। परफेक्ट। तो ये डिफरेंशिएशन हम जब सीखेंगे अपने आप के साथ करना, तब हम अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नहीं तो तब तक तो मैंने ये लिया, ये मेरा सही है, तुमने ये लिया, तुम्हारा ये सही है। मेरी जो मैं केस प्रेजेंट करता हूँ जिसमें मेरा पेशेंट ठीक हुआ है, तो जायज है, मैंने जो भी लिया होगा सब सही है। ठीक है ना? तो आई थिंक वी मस्ट ऑल मूव अहेड फ्रॉम दिस, और वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम I think and you think, I think we should go towards trying to understanding the words. हर रिपोर्ट में हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ। आप मैग्नेटाइज्ड का मीनिंग ढूंढेंगे मैडम प्लीज? सर मैग्नेटाइज का मीनिंग आ रहा है टू मेक समथिंग बिहेव लाइक अ मैग्नेट और टू स्ट्रांगली अट्रैक्ट समबडी। तो अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, इसमें कोई अट्रैक्शन है आपके पास दिख रहे? अट्रैक्शन नहीं है सर, लेकिन वो चाहता है ना कि मम्मी की गोद में पड़ा रहो। रुकिए रुकिए, डिजायर और अट्रैक्शन इसमें फर्क है।
हाँ, आई यस एम सर। अट्रैक्टेड। मैं जब 20 साल का था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे टाइम में एक श्रीदेवी नाम से हीरोइन बड़ी फेमस हुआ करती थी। तो मुझे याद है हमारे कुछ दोस्त लोग थे जो इतने श्रीदेवी नहीं, माधुरी दीक्षित, इतने अट्रैक्टेड थे कि उनमें से एक बंदा, जब उसकी शादी हो गई तो एक बंदा सुसाइड कर चुका था। तो उसका अट्रैक्शन मतलब यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स। मैग्नेट आपने देखा है ना कैसे एक दूसरे को खींचता है। अट्रैक्शन इज दैट पावर विच पुल्स। तो ये जो बिहेवियर है बच्चे का, इसमें से पता चलता है क्या कि ही इज बीइंग पुल्ड बाय द मदर। नो सर, लेकिन लग रहा है कि उसे वो मम्मी की गोद उसे खींच रही है, ऐसे लग रहा। करेक्ट। तो हम अब इसी को लर्निंग बोलेंगे कि जो हम चाहते हैं कि चाहते तो हमको लग रहा है कि उसकी चाहत है तो इट इज मैग्नेटाइज, इट इज मैग्नेटाइज। लेकिन मैग्नेटाइज का मतलब है कि एक प्रॉपर्टी होती है जो खींचती है, और ये पेशेंट की नीड है फिजिकली वहां जाना। हम वो खींच रही है ऐसा सोच रहे हैं। कुछ माए होती है बुलाती है, अरे मेरे लाल मेरा बेटा आ जा रे आ जा रे आ जा रे, वो आता है, उसको मालूम है लाड़ प्यार होगा, चलो जाओ। जो माँ लाड़ प्यार करेगी मालूम है, इसलिए बच्चा जाता है उसमें। और जो बच्चा बीमार है और कुछ और करना नहीं चाहता है इसलिए जाता है, इसमें कोई फर्क है? तो ये फर्क अगर हम बिहेवियर को देख के उसके पीछे प्रोसेस भी समझेंगे तो हम रिपोर्टर के रूब्रिक सही समझेंगे। मैं आपको मैडम एक और आप ही से बात करता हूँ। मैडम के थ्रू मैं सबसे बात कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ये खाली मैडम के लिए नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस में और मेरी राय में जो खुद इंटरेक्ट करता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। तो आप सब लोगों को चॉइस से ध्यान रखिएगा। मैडम ने लिया है मैग्नेटाइज्ड, सर ने लिया है कैरेट डिजायर्स, कई सारे लोगों ने क्लिंगिंग लिया है। मुझे कोई क्लिंगिंग बताएगा, और कोई नहीं बताएगा तो जो मैडम बात करिए वही सीखेंगी। आई डोंट माइंड, एक भी सीखे तो बहुत अच्छा है। मैडम क्लिंग होने क्लिंगिंग वाला में भी, सर, सर क्लिंग होने वाला भी लटकता है ना जाके, हाँ वो सर, भी ड्रॉ मगर हुआ है। उसमें जिसको क्लिंग किया जाता पकड़ है ना वो के रखता परेशान होता है। है। पर जिसको क्लीन करते हैं वो पर्सन इरिटेट हो जाता है। अभी क्लिंग करने वाले की एक्शन से आप क्लिंगिंग देखेंगे, या जिसको क्लिंग किया है उसके इमोशन से आप डिसाइड करेंगे? सर क्लिंगिंग मीन्स किसी को पकड़ना और पकड़ के रखना। कैसे पकड़ के रखना? होल्ड और क्लिंग में टाइट फर्क पकड़ क्या है के फिर? रखना। हाँ सर, क्लिंगिंग में ऐसे टाइट पकड़ के रखेंगे वो, ताकि हाँ, वो छूटे नहीं। हाँ, इतना तो टाइट पकड़ के रखना कि छूटना छोड़ना मुश्किल होता है, इसको क्लिंगिंग कहते हैं। टू रिमेन क्लोज कॉन्टैक्ट टू अ पॉइंट दैट वन रेजिस्ट सेपरेशन। ठीक है? तो क्लिंगिंग और कैरिड और मैग्नेटाइज्ड, आप तीनों चीज देख सकते हैं एक ही एक्टिविटी से। हमारे पास रिपोर्टिंग क्या है? सर क्लिंगिंग में आसान भाषा में हम उसको ये बोल सकते हैं, किसी के सहारे से लटकना। ठीक है, लटकना का मतलब समझिए, जो अभी किसी ने पहले शेयर किया कि इतना कस के पकड़ना कि छूटे ना। एग्जैक्टली। आप लटकते हैं, आप लोगों ने किसी ने भी पुलअप्स किए होंगे या बार पे लटके होंगे, तो जी। लटके पकड़ते ऐसा पकड़ के रखते हैं कि छूटे जी। ना, गिरे ना। ठीक है? वो तो डूबते हुए आदमी जब उसको कोई बचाने जाता है तो वो कैसा पकड़ता है सर? करेक्ट, क्लिंग। करेक्ट, क्लिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो छूटे ना, ये जब इमोशन आती है कि ये छूटे ना, तब आप क्लिंगिंग बोलते हैं। सर मेरा ठीक है? जो रूब्रिक था वो कैरेट डिजायर नहीं है सर, मैंने जो कंसिडर किया था वो केरेस्ट बीइंग डिजायर था। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, कैरेट, करेक्ट, जो भी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैं मैडम जी। से बात करते करते, हाँ। तो करेस्ट करेस्ट में भी लाड़ प्यार चाहिए, एग्जैक्टली अच्छा लगता राइट। है। मैग्नेटाइज मैडम कह रही हैं आप, मीता मैडम है ना, मीता मैडम आप कह रही हैं मैग्नेटाइज है जो खींचा जाता है। अब कोई खींचा जाता है तो किसी चीज के पास खींचा जाता है। आप जो ड्रग्स सोच रही हैं और जो मैग्नेटाइज के ड्रग्स है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैग्नेटाइज मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू गेट ड्रॉन टू। उसको कोई वैल्यू है, उसको कोई लेबल है, उसको कोई मीनिंग है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है, एक मैग्नेट दूसरे लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो
मैग्नेटाइज होने के लिए या तो दोनों मैग्नेट होते हैं या एक मैग्नेट और एक लोहा होता है। लोहे की अपनी क्वालिटी है, वैसे ही आपको नेचर दिखेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में पेशेंट पता चलेगा क्या कर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने गुड अपने इवनिंग मैडम। अंडरस्टैंडिंग से लिया था बेड डिजायर टू रिमेन। मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा कंफर्ट के लिए अपने मदर की लैप में जाकर लेट रहा है, इसलिए वो लिया था सर। करेक्ट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। तो अब बताइए, ये बेड, ये रेस्ट, ये मैग्नेटाइज, क्या लेना चाहिए? क्लिंगिंग। बेड जब बोलते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है? कंफर्ट जोन है सर बेड, जहाँ कंफर्ट मिलता है, रेस्ट करते हैं थके हुए लोग। कैसा रेस्ट करते हैं? कुर्सी में भी रेस्ट करते हैं आप, चेयर डिजायर क्यों नहीं लिखा है? बेड मतलब पूरा आराम, जहाँ नींद भी आ जाए। करेक्ट। तो रेस्ट टू अ डिग्री where you are physically and mentally at peace and there is no stress involved. आप कुर्सी पे बैठते हो तो बैठने में आपको सीधी स्पाइन रखते हो, आपको थोड़ा बहुत क्यों ना हो एक्सरसाइज एक्सर्शन है। तो जहां जीरो एक्सर्शन है और आराम ही आराम है, ऐसी जगह को आप बेड कहते हैं। तो इसको आराम है इसलिए जाता है बच्चा, या इससे कुछ हो नहीं रहा है इसलिए जाता है? अगेन बिहेवियर वही है, हम बिहेवियर क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर उससे कुछ नहीं हो रहा है, वीक है बच्चा इसलिए जा रहा है, ऐसे लग रहा है सर। डॉक्टर ज्योति बिंद्रा मैडम, आपने कहा था बेड रिमेन, तो आप एक बार एग्जामिन करके बताइए ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ज्यादा। सर जो मैंने अंडरस्टैंड किया, मुझे ऐसा लगा कि बच्चा वीक है, टायर्ड फील कर रहा है और इसलिए वो मदर की लैप में रेस्ट या कंफर्ट के लिए जा रहा है। तो बच्चा मदर की लैप में ही अगर राहत पाता है तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मदर की लैप या आके लेटना? सर मदर की लैप एक कंफर्ट जोन है, जो मुझे समझ आया सर। आगे ध्यान में मैं मानता हूँ मैडम। हाँ जी। कहना है आस्क यू, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? जी सर जी। अरे फिर तो बड़ा आसान हो गया, चलिए ठीक है। तो आपके पास जब बच्चा आता है आपका दौड़ के, ठीक है, और लेटता है, तो वो किस लिए आता है आपके पास? आपने देखा होगा आपके बच्चे आपके पास भी आते हैं, कभी अपने आप चुपचाप जाके बेड में सो जाते हैं। सर प्यार के लिए, वार्मथ के लिए, कंफर्ट के लिए। तो ये आपके पास जो बच्चा है आपका, वार्मथ के लिए, कंफर्ट के लिए, वो कंफर्ट को आप आपकी कंफर्ट समझती हैं? मतलब आपके होने से उसको कंफर्ट है, या सिर्फ वो एक्सटेंशन उसका बेड लेंगे, बेड की कंफर्ट है? अभी आई कांट उसको एक्सप्लेन सहलाना It is the उसको ऐसा motherly love, sir. Motherly love and warmth, affection that is needed at that point. मदर के प्यार वार्मथ के इज लिए द कंफर्ट तो इम्पोर्टेंट बेड में भी हो सकता ये समझ में आता है जब हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको टैली करते हैं। और जो करा है बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि शादी हो और बच्चे हो और लेडी का मतलब माँ के रूप में हो तभी आपको समझ में आए। आपको ये ध्यान में आना जरूरी है कि बच्चा अपने खेल नहीं सकता है इसलिए अंदर रहता है, ये फर्स्ट स्टेप है। He doesn't go out to play, he stays indoors. या तो मन नहीं लगता है या वो फिजिकली खेल नहीं सकता। वो घर में जब रहता है तो क्या करता है? क्या बच्चे क्या क्या करते हैं घर में रह के, बाहर खेल नहीं सकते तो क्या क्या करते हैं? टीवी देखते करेक्ट, हैं, वीडियो गेम। वेरी गुड। आज के डेट में देखते हैं बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी चालू रखते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं। तो इट इज ओनली सेइंग जो परेशान घर में करते हैं, घर में चल रहे हैं, घर में उछल कूद ना करे लेकिन कम करे, ये उनकी लेवल ऑफ डलनेस या उनकी लेवल ऑफ वीकनेस बोलिए, ये बताते हैं फिजिकल डलनेस। ठीक है, जो बच्चे आपके, कोई बच्चे आते हैं जो घर में चुपचाप एक जगह सो जाते हैं, आप 80 लोग हैं, इसमें से कम 15-20 माएँ होंगी। यू मस्ट हैव सम टाइम हैव एन एक्सपीरियंस कि बच्चे आते हैं, आपका बच्चा है, आपको पता नहीं चलता कहाँ है, आप ढूंढते, अरे पता चलता है सो गया, आप जाके देखते हो क्या हुआ, फिर पता चलता है कि बुखार आ रहा है। ऐसा यस सर होता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं ये हम अगर देख रहे, इसका पहले अंदाजा नहीं लगाएंगे, बाद में सोचेंगे तो फायदा। ठीक है, तो सब लोग मिलके जो भी लेना चाहे वो ले लेंगे। मैंने क्या लिया बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन आप ये ध्यान में आ गया है कि जो बच्चा कर रहा था उसमें हमने मीनिंग लगाए, एक बेड रिमेन, एक क्लिंगिंग,
एक मैग्नेटाइज्ड, एक करेस्ट, ठीक है, कैरिड तो है नहीं उसमें, सही है। अब ये जो करना नहीं चाहता है बच्चा कुछ, या करता नहीं है, बाहर जाना नहीं चाहता, ये क्यों करता होगा? इसके लिए कोई रूब्रिक है? सर डलनेस। चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो ग्रुप में आए हैं। डलनेस है, बेड रिमेन है, लाई डाउन डिजायर है, प्रोस्ट्रेशन है, टोरपोर है, प्लेइंग इनएबिलिटी टू प्ले है, डिस्कंसर्टेड है। अब मुझे समझाइए इसमें से क्या ले सकते हैं और क्या लेना चाहिए। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपके दिमाग में दूसरी आवाज, वो आवाज हूं दूसरी जो आपको परेशान करेगी। और वो परेशानी से उम्मीद ये है कि जो अपने दिमाग में कश्मकश चलती है, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं, उससे आपको प्रोसेस मिले आपने अपने आंसर्स ढूंढने की, जो आपको आगे काम आए। क्योंकि ये मैं केस शेयर कर रहा हूं, मेरे सामने होगा, ये किसी न किसी रूप में आपके सामने भी होता हो। 99% बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो जो कम होने के बाद जो होता है, एक पेशेंट आपके सामने है, ऐसे कई सारे पेशेंट आपके सामने आ, आप उनको बेटर समझेंगे, एक पेशेंट के साथ रिलेट बेटर करेंगे। कोई हेल्प करेगा मुझे? फ्रस्ट्रेशन, डलनेस, लाई डाउन डिजायर टू, बेड डिजायर टू, टोरपोर, डिस्कंसर्टेड, प्लेइंग इनएबिलिटी टू प्ले। सर लाई डाउन डिजायर टू, सिंपल, बस आके उसको लेटना है। ठीक है, तो ये विजुअल जो आपको दिख रहा है, जो विजुअल आपको दिख रहा है, आपने उसको डायरेक्ट वर्ड्स में लिखा है, लाई डाउन डिजायर टू। लेट के बच्चे, जब ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली, लेट के बच्चे दूसरे की छेड़खानी करेंगे, घर वालों को, मम्मी को परेशान करेंगे, फोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये सब कर सकते हैं ना सर? ये बच्चे की कोई रिपोर्टिंग है? नो सर। ऐसा खाली लेटना उसका पर्पस नहीं है ना सर मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा कंफर्ट चाह रहा है, वहां पे उसे कुछ ना करना पड़े, ना उसे अम्यूजमेंट, लेटे लेटे कई बच्चे फोन देखते रहते हैं मम्मी की गोद में, ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है। तो ऐसे लग रहा है सर कि वो ही जस्ट वांट्स टू लाई डाउन एंड रेस्ट कंप्लीटली। आप कभी बीमार हुई होंगी मैडम, तो आपको ऐसा कोई टाइम याद है जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है? हाँ सर। क्यों होता है? मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गए तो कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, या कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है कुछ करने का। तो कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या नहीं है ये सोचूं, ये जरूरी है ना। यस सर। ये बच्चे में फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये फिजिकल में इमोशनल एनर्जी नहीं है, ये बच्चे में मेंटल एनर्जी नहीं है, क्या कम हुआ है जो ये जाके लेट रहा है? ये तो फिजिकल हैपनिंग है, ये आपको एक्शन दिख रही है। एक्शन के पीछे कोई वजह है क्या? और वो वजह क्या हो सकती है? हम अगर, जैसे अभी आपने कहा, तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, somebody began with डलनेस, ये सब बात शुरू हुई तो किसी ने डलनेस से शुरुआत की थी, तो एफर्ट लेगा कोई सोचने का। लाई डाउन, वैसे लग रहा है कि फिजिकल एंड्योरेंस उसका बहुत कम हो गया है, इसलिए वो लेटना चाहता है। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस तो फिजिकल एक्टिविटी बताती है, आके लेट गया। अभी मैडम ने जैसे कहा कि लेट के वो फोन में एंगेज नहीं करता है, अम्यूजमेंट नहीं चाहता, तो वो ये भी बताता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी भी कम हुई है। जिसका दिमाग एक्टिव है वो दिमाग से तो कुछ करेगा। अपने घर में बच्चे देखिए, आपने बच्चे देखे होंगे आपके घर में, पहले वो देखिए, फिर पेशेंट्स देखे होंगे, वो सोचिए। आपके बच्चे, मतलब आपका पर्सनली बच्चा हो जरूरी नहीं है, आपके घर में चाचा, मामा, भाई, बहन, बच्चे तो होते ही हैं आसपास। लाई डाउन फिजिकल एक्टिविटी जो दिख रही है वो है, उससे काम नहीं बनेगा, वो गलत नहीं है, ये समझिए आप लोग, ये गलत नहीं है लाई डाउन लेना। लेकिन लाई डाउन के पीछे आपके पास ऑप्शनल रूब्रिक्स इतने सारे हैं, हमने ही लिए हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ जो 80 लोग अभी हैं या जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये सब मेरे दिमाग में से कंट्रीब्यूशन आए हैं।
तो मैं ये सोचता हूं कि मैंने बेड रिमेन भी लिया है और मैंने लाई डाउन भी लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लाई डाउन रूब्रिक प्योर फिजिकल रूब्रिक है, बेड रिमेनिंग ये माइंड का रूब्रिक है। मैं फिजिकली लेटता हूं तो लाई डाउन रूब्रिक है। मैं पीस मतलब जो अभी बोल रहे थे कि बेड वाली सुकून पाऊं, ऐसी जगह ढूंढता हूं और वहां रुकता हूं, तो बेड रिमेनिंग डिजायर है। तो मैं लू क्या कि मेरे दिमाग में टोरपर भी आया है, मेरे दिमाग में इनडिफरेंस भी आया है, मेरे दिमाग में डलनेस भी आया है। तो मेरे दिमाग में जब इतने सारे पॉसिबिलिटीज आए हैं, जो सबके आते हैं, आप सब में जो जिसने बेड रिमेन बोला उसके दिमाग में कुछ और आया भी होगा, जिसने इनडिफरेंस बोला उसके दिमाग में कुछ आया होगा। तो आप सेपरेट कैसे करते हैं, ये जरूरी है प्रोसेस, क्योंकि वो आएगी तो ड्रग्स आसानी से आ जाते। चलिए इसको भी बाद में ले लेंगे, बाद में नहीं मतलब हो ही गया, ये दिस विल बी वेरी इजी टू डिफरेंशिएट। मेरे लिए एक इनडिफरेंस रूब्रिक लिया है किसी ने और एक डिस्कंसर्टेड लिया है, ये मुझे समझाएंगे जरा? हेलो सर, मैंने डिस्कंसर्टेड लिया था, तो मेरा थॉट प्रोसेस उसके पीछे ऐसे था, ही वाज स्माइलिंग बट ही वाज सैड आल्सो, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस वाज देयर ऑन हिज फेस, और वो लेटा हुआ था, मतलब उसके मतलब जो खेलना वगैरह वो सब रुक गया था, तो वो कंसर्ट बिगड़ गया था, वो सोच के मैंने लिया था। इट मे बी रॉन्ग। कंसर्ट बिगड़ गया था मतलब जो खेलना, जो अम्यूजमेंट, जो बाकी के एक्टिविटीज थे, वो सब ये हो गए थे, डिस्टर्ब्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज मेंटल एंड फिजिकल डलनेस, मतलब ये बीमारी की वजह से। डिस्कंसर्टेड आपने जो कंसर्ट से उठाया है, ये किसी ने पढ़ाया, वो आपने जैसे पढ़ा, जो समझा वैसा अप्लाई किया है। डिस्कंसर्टेड में उसका अंडरलाइंग मीनिंग जो है, अंडरलाइंग फील जो है, वो खाली म्यूजिक से नहीं आता। म्यूजिक में अगर तार बिगड़ गया, कंसर्ट होती है, कॉन्सर्ट होती है, कॉन्सर्ट बोलेंगे, उस वहीं से कंसर्ट आता है और वहीं से डिस्कंसर्ट आता है। आप कभी कोई लाइव प्रोग्राम सुने होंगे, कॉन्सर्ट चलती है, कोई म्यूजिक चलता है, संगीत चलता है, कोई भी, आप कोई भी आर्ट फॉर्म लेना, मैं म्यूजिक एग्जांपल ले रहा हूँ। जब वो चलता है तो आप उसमें आपको मजा आता है, उसमें आपके दिमाग में आपने जगजीत सिंह पहले सुना हुआ है और वही विक्रम चौहान गा रहा है। वो ठीक चलता है तब तक ठीक है, जहां सुर बिगड़ गया वहां क्या होता है, सर वो जो गलत सुर। चल रहा था, जो हारमोनियस वे में एक थीम, एक इवेंट चल रहा था, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो मन उठ जाता है वहां से। तो आपका मन उठ जाता है, लेकिन हो क्या रहा है, वो जो तार छिड़ा, गलत छिड़ा, उससे क्या हुआ? आपने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स में, 12th में, रेजोनेंस का किया होगा ना, वो एक तार रहती है, उसके साथ एक ट्यूनिंग फोर्क लगाते हैं, वो तार के ऊपर एक राइडर रखते हैं छोटा पेपर का, ट्यूनिंग फोर्क पास में ले जाते हैं और वो जिस पल वाइब्रेट होता है, मैच होता है, तो वो ट्यूनिंग फोर्क मैच होने के बाद उड़ जाता है, वो राइडर छोटा सा रहता है। क्या होगा ना एक्सपेरिमेंट? यस सर। हाँ, तो जो सुर मिलता नहीं है तो सब बिगड़ जाता है। गाना गाने वाला सही गा रहा होगा, म्यूजिक बजाने वाला सही बजा रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल वाले ने बिगाड़ दिया। सब सही चल रहा है, गाने वाले का एक सुर उल्टा सीधा हो गया। गाना सही चल रहा है, बजाने वाला एक स्टेप आगे पीछे बजा रहा है, तो क्या हुआ? जो बिगड़ता है, सुर लय ताल जो बिगड़ती है, इसका मतलब जो क्लैरिटी पहले म्यूजिक में थी, जो सफाई म्यूजिक में थी, वो चली गई। तो आप जब माइंड का देखते हैं तो माइंड का जो फ्लो है, जो फ्लो रहना चाहिए, जैसा भी हो, मतलब एंगर हो, लव हो, अफेक्शन हो, कोई भी हो इमोशन, वो फ्लो जो है, वो फ्लो जब बिगड़ जाता है, पानी का बहाव जब बिगड़ जाता है, तो उसको डिस्कंसर्टेड कहते हैं। और वो बिगड़ता है का मतलब होता है देयर इज अ डिस्टर्बेंस टू द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग कंफ्यूजन। आप डिस्कंसर्टेड में रूब्रिक लेते हैं तो सिर्फ 4 दवाइयां हैं, तो जो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा वो जो इमोशन से अभी हम देख रहे थे, इतना सिंपल शायद नहीं होगा ना, क्योंकि जो अभी स्टेट मैडम सुवर्ण मैडम आपने जो स्टेट बताई, वो कई बार देखने को मिलती है। तो डिस्कंसर्टेड में डिस्कंसर्ट मतलब इतना होता है कि अपसेट हो जाता है,
रिदम अपसेट होता है, और वो रिदम इतना अपसेट होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर हिंदी में तो तारतम्यता कहते हैं, तारतम्यता बिगड़ जाती है। हाँ सर, एकदम सही है। अभी एक और चीज, जैसे लाई डाउन लिया है लोगों ने, वैसे एक और प्लेइंग इनएबिलिटी लिया है, इनएबिलिटी टू, ऐसा बहुतों ने लिया है। अब ये हकीकत है कि खेल नहीं सकता है, उसको रूब्रिक मतलब मैं समझ में नहीं आया क्या आप सोचते हैं। आपने फिजिकल अपीयरेंस देखा है, फिजिकल हैपनिंग देखा है, और आपने माइंड का रूब्रिक लगाया है, तो क्या ये सही है? सर पेशेंट मदर रिपोर्ट उसकी मदर कह रही है कि लेट जाता है, खाता नहीं है, मेरी गोद में सो जाता है। ये मदर का है, ये इसका ये आईपीआर मदर बोल रहा है, ना रिपोर्ट कर रही है। पेशेंट बोल रहा है। मदर आपको क्या रिपोर्ट कर रही है? मदर उसकी फिजिकल बिहेवियर जो पैटर्न है वो रिपोर्ट कर रही है। मदर, बच्चा खुद बोलता है कि मैं खेल नहीं सकता हूं, इसलिए नहीं जाता हूं, तो आप पूछ लेना भैया क्यों खेल नहीं सकता है, और फिर रूब्रिक ले लेना, लगा लेना। देयर इज नो हार्म देयर। बट आपके पास रिपोर्टिंग है एक फिजिकल बिहेवियर की, जिसका आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मेंटल लेवल पे। ये नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी कहा है कि जैसा दिया है वैसा ले लेना, जैसे पेशेंट ने बोला है कि मुझे बड़ा दुख होता है डॉक्टर साहब, फलाना फलाना ये बोल देता है, वो बोल देता है, वो बोल देता है, तो हम सुनते हैं। जिसको सुनना है कि किसी ने कुछ बोल दिया, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंस्टेंस होगा कि मेरे चाचा मुझे डांटते हैं या मेरे मामा मुझे डांटते हैं, तो मैंने पेशेंट की बात सुनी और मैंने वो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वगैरह वगैरह रूब्रिक लगा दिया। मैं अगर दुखी होता हूं तो मैं रूब्रिक लगा लूंगा सैडनेस रिप्रोचेस फ्रॉम, ठीक है। तो ये जैसा बोला है वैसा लेना तब अप्लाई होता है जब पेशेंट आपको उसकी कुछ बात खुद होके बोल रहा है। मैंने कह दिया कि मैं दुखी हूं, तो फिर आपने दिमाग नहीं लगाना है कि ये सच में दुखी है कि नहीं है। आप दुख वाला रूब्रिक ढूंढ लेना, और कुछ नहीं तो डिल्यूजन सैड ही इज, ऐसा रूब्रिक लगा लेना। सब लोग समझ रहे हैं? हाँ सर, यहाँ गलती हो गई हम लोगों से, क्योंकि पेशेंट का आईपीआर बोल रहा था और उसकी माँ बोल रही थी कि मेरे गोदी में लेट जाता है, खेल लगता नहीं है, खाता नहीं है। ये आईपीआर की कन्वर्सेशन था, ना कि पेशेंट का था। यहाँ सर गलती हम लोगों से। अभी 2 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि ये मदर ने रिपोर्ट किया है, फिर भी आपको थोड़ा सा सोचना मैंडेटरी होता है। ये समझिए 12 नहीं 22 साल का आदमी है, ठीक है, 12 साल का बच्चा नहीं है, 22 साल का आदमी है, और रिपोर्टिंग यही है। क्या करते हो? तो ऐसे तो मैं खेलते रहता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसे तो बाहर जाता हूँ, लेकिन बीमार होता जाता हूँ, मैं घर में लेटा रहता हूँ। अब इसमें क्या लेंगे आप? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ऐसे तो खेलता हूँ, लेकिन अब नहीं जाता हूँ, बीमार होता हूँ, तो क्या करेंगे? तब प्लेइंग लेंगे, इनएबिलिटी टू प्ले। सर उसको पूछेंगे ना हम कि क्यों लेट जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने कहा है कि जैसा बोलता है वैसा लेना, उसका मतलब ये नहीं है कि पहला सेंटेंस जो बोल दिया वो ले लिया, खत्म। जो पेशेंट बोलता है उसको आप अपनी नजर से देखें, उसको परखे पूछना है खाली क्यों। आपने ऑप्शन नहीं देना है, आपने ओपन एंडेड सवाल करना है, ऐसा क्यों, या क्या हो जाता है कि ये नहीं करना चाहते हो या कर पाते। प्लेइंग इनएबिलिटी टू प्ले, इसमें प्ले खेल है और इनएबिलिटी है, मतलब इट इज अज्यूम देयर इज एन एबिलिटी फर्स्ट। जो खेलने जाता है उसकी कभी आपने रूब्रिक लिया है? खेलने गया तो कि प्लेइंग एबिलिटी या प्लेइंग डिजायर। हमारे पास तो एक्शन दिखते हैं ना, खाली खेलने गया बच्चा, तो क्या हम लेते हैं कभी प्लेइंग डिजायर लेते हैं, प्लेइंग एबिलिटी ढूंढते हैं? सर बच्चों के केस में जनरली आईपीआर ही बताते हैं, बच्चे नहीं बताते हैं। ये बच्चा है सर, तो हम लोगों ने आईपीआर की ही वर्जन पर रूब्रिक बनाई, इसीलिए सर बच्चों में बहुत ज्यादा रूब्रिक बच्चे नहीं देते, ना कुछ बोलते हैं। जो आईपीआर बताता है उसी पर हम लोग रूब्रिक बनाते हैं। अब जी के बच्चा आया था, तो हम लोगों ने उसकी सर हम थोड़ा आगे चले गए उसके। हम ये कह रहे हैं कि चलिए ये 12 साल का बच्चा है, माँ बता रही है, 18 साल का बच्चा होता और वो यही कहता कि मैं खेलने नहीं जाता हूँ, अपनी जुबान से कहता खुद, तो क्या करते हम? तो इनएबिलिटी लेते आप। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं लेना चाहिए, ये भी सही नहीं है। हम जब बच्चे खेलने जाते हैं खुद होके, तो हम बोलते हैं प्लेइंग डिजायर्स, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टरी में मिलता है। जब खेलने नहीं जाते तो प्लेइंग अवर्जन नहीं लेते हैं, ढूंढते नहीं है, हम सोचते हैं प्लेइंग इनएबिलिटी टू प्ले। तो रूब्रिक मुझे जो मालूम है वो मैंने लगा लिया, ऐसा नहीं करें।
जो मेरे मन में आया है रूब्रिक, उसको जांचो, उसको सोचो ये ऐसा क्यों, और सबसे पहला सोचना ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, या इसको मैं क्यों ना लूं, पहले ये सोचिए। क्योंकि जो मन में आ गया, जो लड़की मन में भाग गई या जो लड़का मन भाग गया, उससे जाके तुरंत शादी करो, ये तो नहीं होता है ना। सब लोग आप 20 साल के ऊपर हैं, सब कॉलेज में से गए हैं, सब डॉक्टर्स हैं। हर इंसान अपने अपने उम्र के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बुरा लगता ही है। आपने आज तक देखे होंगे जो लोग अच्छे नहीं लगे थे वो अपने काम आते हैं, वो भले लोग हैं, ऐसा बाद में पता चलता है। या जो लोगों को दिल लट्टू हो जाता है, क्या बढ़िया लड़का है, अरे क्या लड़की है, और फिर पता चलता है कि यार ये गड़बड़ है। तो वैसे ही अपना दिल का होता है, अपना दिल जो समझता है वो रूब्रिक फट से उठा लेता है। अभी तो अपनी जिंदगी का सवाल नहीं है, पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। इसलिए एक बार रीइवैल्यूएट करना कि ये सही है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि लेट गया तो लेटना ये रूब्रिक लूं, आराम रूब्रिक लूं, लाड़ प्यार रूब्रिक लूं, या मैं खींचा जाता हूं ऐसा रूब्रिक लूं। लाई डाउन, बेड डिजायर, करेस्ट एंड मैग्नेटाइज्ड। खेलने नहीं गया तो फिजिकली वीक है लूं, देखा तो क्या, खाली खेलने नहीं गया तो फिजिकली वीक है लूं, मन नहीं कर रहा लूं, या मन कर रहा है, फिजिकली वीक नहीं है ज्यादा लेकिन उसको अब एबिलिटी नहीं है इसलिए इनएबिलिटी लूं, या फिर मैं उसका सब दिल दिमाग सब एकदम ठप हो चुका है टोरपॉट लूं, या उसमें कंफ्यूजन है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इसलिए डिस्कंटेंटेड। तो ये हमको प्रोसेस इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, इसके बिना ड्रग्स तो आ जाएंगे। बहुत बार मैंने अपने लाइफ में अपने पेशेंट्स में देखा है, मैं एक समझ के ड्रग दे देता हूँ, पेशेंट कब ठीक हो जाता है, मैं सोचता है सही है, और फिर कहीं प्रेजेंट बात करते दोस्तों में प्रेजेंट करते तो पता चलता है अरे ये तो बेवकूफ वाला रूब्रिक ले लिया, ये तो ठीक है तुक्का लग गया, पेशेंट ठीक हो गया, उसको होना था ठीक, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी सीखने की, रूब्रिक वो नहीं ये है। ऐसा कई बार होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने एक स्ट्रोमोनियम की केस शेयर की है, मैंने दे दी दवाई, स्ट्रोमोनियम काम कर गई, लेकिन मैंने जब उसके बाद पढ़ा तो मुझे उसमें एक बेटर रूब्रिक, एक बेटर सिचुएशन, एक समझने वाला समझाने वाला एक सिमिलर रूब्रिक मिला। तो ये डिफिकल्टी आगे से एक्सप्लोर करिए, कब ये होता है और कब नहीं होता है, कि जो पेशेंट ने बोला है, पेशेंट ने जैसा बोला है वैसा मैं नहीं लेता हूं तो क्या होता है, और लेता हूं तो क्या। तो कैन आई आस्क, प्लेइंग इनएबिलिटी टू प्ले सब माइंड लेवल पे कैसे समझना चाहिए? सर इनएबिलिटी मीन्स कि हम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। जैसे हम बिजनेस इनकैपेसिटी लेते हैं, इसी तरह प्लेइंग इनएबिलिटी है। द चाइल्ड वांट्स टू प्ले बट ही इज नॉट एबल टू डू सो। वहां पे वर्जन शायद ऐसा आना चाहिए कि बच्चा खेलने जाता है लेकिन खेल नहीं पाता और वापस आके फिर से बैठ जाता है। तो प्लेइंग ये एक एक्टिविटी है, अब वो प्लेइंग होगा, स्टडिंग होगा जैसे आपने अभी कहा, या बिजनेस होगा, स्पेसिफिक प्लेइंग की डोमेन देख रहे हैं। रूब्रिक में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एबिलिटी और इनएबिलिटी। एबिलिटी विल इम्प्लाई द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू प्ले, मीनिंग खेलते हैं तो पार्टिसिपेट, इंटरेक्ट विद अदर्स, ग्रुप गेम होता है या प्रोसेस होता है। हर गेम का मकसद होता है कि दोनों खेलो, वन डज बेटर देन द अदर, कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें कोई अचीवमेंट होती है, फैसिलिटी होती है, अकम्पलिशमेंट होती है। मैं गेम खेलता हूँ, मैं अकम्पलिश करता हूँ कुछ। आप लोग वो वीडियो गेम देखते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, क्या कर रहे बेटा, टक 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 टक, कुछ उसमें कुछ है नहीं, वही 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 रिपीटेटिव एक्टिविटी है। लेवल चेंज होती है, मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। मैं, अरे अंकल मैंने 3rd लेवल पे आ गया, मैं 2nd लेवल पे आ गया, मैं बच्चों से बात करता हूँ तो 3rd लेवल है, 2nd लेवल, वो उसके लिए अचीवमेंट है। वो खेलता है मतलब जो आज कर रहा है उससे बेटर करता है टू अचीव समथिंग। बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चे बाय एंड लार्ज गेम, आप बड़ों को देखते हैं बैडमिंटन खेलते हैं अपने शौक के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए, और बच्चे खेलते हैं बैडमिंटन, उसमें अंतर होता है। गेम एक ही है, टेक्निकली वर्ड आप प्लेइंग ही बोलेंगे, लेकिन जो आपकी 20, 30, 40 साल के बाद जो खेलने जा रहा है, 40 साल के बाद, वो अपनी सेहत के लिए जा रहा है। और जो 12, 15, 13, 20 साल तक जो है वो सेहत के लिए नहीं जा रहा है, उसमें उसको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, उसको सेटिस्फैक्शन खेलने का है। स्पोर्ट्स वाले को जो फिटनेस के लिए जा रहा है उसको उसमें से बनने वाली फिटनेस का है। वो कहता है छोड़ ये स्मैश मैंने
नहीं मारूंगा, छोड़, मार गोली, चलता है, मेरा हो गया आज का। तो प्ले जब आप देखते हो तो आप और एबिलिटी देखते हो, इसमें बेसिक इंपॉर्टेंस है एबिलिटी और इनएबिलिटी। ये रूब्रिक में प्ले तो ठीक है, नेचुरली कोई तो एक कैटेगरी है, प्ले कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है, ठीक है। किसने पूछा? स्वर्णा मैडम ने पूछा था शायद। यस सर, यस सर। तो मैडम आपको कोई इसमें समझ आया है कुछ या नहीं? सर नहीं क्लियर हुआ, कुछ एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि हम एग्जाम्पल पे चिपक जाते हैं, अभी मैंने देखा है। प्लेइंग एक एरिया है लाइफ का, खेल एक एरिया है, पढ़ाई एक एरिया है, बिजनेस एक एरिया है लाइफ का। आप आदमी को कहाँ देखते हैं? इन 3 एरियाज, इन वर्क, इन फ्रेंड्स एंड इन फैमिली। ये 3 जगह आपको अगर इंसान सही दिखता है तो आदमी इंसान सही है। जो आपको खाली डॉक्टर बोल के अच्छा दिखता है लेकिन घर में देखो तो मारा पीटी करता है, चिल्लाता है, चीखता है, तो वो शायद आदमी सही नहीं है। वैसे ही आप अलग अलग एरियाज जब देखते हैं तो उस एरिया में उसकी एबिलिटी का सवाल है। खेल ये एक एरिया है, उस खेल के एरिया में उसकी जो एबिलिटी पहले थी वो आज नहीं है। आप बिजनेस इन अनेबल टू डू या इनएबिलिटी टू डू बिजनेस, इसमें आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या आदमी का? दुबला है, पतला है, थका हुआ है, नहीं है। आप माइंड देखते हैं ना, जो खेल सकता, जो बिजनेस कर सकता है। लूला लंगड़ा है, वो खुद उठ के दुकान जा नहीं सकता है। डज इट मीन बिजनेस इनएबिलिटी फॉर? एरिया समझ वाइज में आ हमको रहा है? देखना है कि अब वो उसका खेल खेल सकता है या नहीं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को करना, वो अब वो कर पा रहा है या नहीं। वो जब जिस एरिया में है, जब जिस एज ग्रुप में है, उस तरह से समझना है उसको। अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अगर ये प्रोसेस समझ में आई तो। इनएबिलिटी तब आएगा जब मैं खेलने जाता हूं और खेल नहीं पाता हूं। ये बच्चा खेलने गया नहीं है, ये चॉइस है, ये रुक गया है घर में, तो मैं खेलने जाता हूं, मेरा मन है, मैं जाता हूं और मैं खेल नहीं पाता हूं, तब इनएबिलिटी आती। मैं बिजनेस करता ही नहीं हूं तो आप तय कर पाएंगे क्या मैं बिजनेस है, एबिलिटी है कि नहीं है? आप लोग ऑनेस्ट रूब्रिक देख चुके हैं, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन देख चुके हैं, मैं एक बार ले चुका हूं, बहुत सारे लोगों ने लिया है। ऑनेस्टी का सवाल कब आता है? वो तो ऑनेस्टी मतलब आपकी इंटीग्रिटी का सवाल। ऑनेस्टी करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक आपका गुण है अच्छा। करेक्ट। तो जहां मेरी इंटीग्रिटी का सवाल आया है और मैं कुछ मेरी इंटीग्रिटी बरकरार रखते हुए बात करता हूं तो आप ऑनेस्ट बोलते हैं। मैं बोल दूं, लुक ग्रुप, ऑनेस्टली आई विल टेल यू आई एम अ वेरी नाइस मैन, इसमें कोई ऑनेस्टी है क्या? इसमें मेरा बोलना आ गया। सर आपने बोला था मेरा बखान है, मैं कह रहा हूं अपने आप को ऑनेस्ट, आपके ऑनेस्ट रूब्रिक ले लेंगे क्या? वैसे ही ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, आदमी कोई आके झूठ नहीं बोलता है ना। पेशेंट आपको, सर मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कोई झूठ बोलता है आपको आके? आप सोचते हैं ऐसा? मैं ये कह रहा था कि पेशेंट कभी आपके पास आता है, जो भी आता है, क्या आपको ये सोचता है आप में से कोई भी कि आदमी झूठ बोल रहा है? सर उसी बिहार पे तो हम लोग लेते हैं ना, जिससे पेशेंट कहता है एक्सग्रेटिंग हर सिम्टम, तो हम लोग को जब झूठ बोलता तो लेते हैं सर। कि जैसे महिलाएं कहती है कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, मेरे इतनी कफ आ रही है कि बाल्टी भर जाती है, तो पेशेंट एक्सग्रेटिंग हर सिम्टम, तो वहाँ एक्सग्रेटिंग लेते हैं जब झूठ बोलता है वो। तब हम जानते हैं सर कि वो हाँ ये झूठ बोल रहा है। एग्जैजरेटिंग, एक बार भी नहीं झूठ नहीं है सर, झूठ नहीं है सर, एग्जैजरेशन है। बात इतनी है, इसको हाँ बढ़ा के बोला है, ये एग्जैजरेशन है। हाँ, जो बढ़ा नहीं है चढ़ा के उसको बोल झूठ है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम ये नहीं सोचते हैं कि झूठ बोल रहा होगा कोई, तो क्या हम हर पेशेंट में ट्रूथ टेलिंग द प्लेन रूब्रिक लेते हैं? नहीं सर, पेशेंट्स में लेते हैं जहाँ पे नॉर्मली अपने ही बारे में इतनी सहजता से जो बहुत ही खुले मन से सब कुछ बोल देता है, जो बातें नहीं भी बोलनी चाहिए या जरूर वो बहुत ही खुले मन से सब बोल देता है, तब हम लेते हैं ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। तो जहां छुपाने की गुंजाइश है, जहां झूठ की गुंजाइश है, ये आपको दिखता है और फिर भी नहीं बोला जाता है, तब आप ट्रूथ टेलिंग द प्लेन लेते हैं। वैसे ही बच्चा खेलने गया है और खेल नहीं पाता है तो आप इनएबिलिटी लेते हैं। आप गया ही नहीं है तो उसको कहां से इनएबिलिटी लेंगे? झूठ का सवाल ही नहीं है तो कहां से ट्रूथ टेलिंग द प्लेन लेंगे? यस सर। आगे बात ध्यान में। पेशेंट का वर्जन
पेरेंट्स का वर्जन जो भी बोलेगा वो कंफर्म भी होना चाहिए फिजिशियन को, उसके बाद ही रूब्रिक बनाना है। खाली पेशेंट बोलेगा या पेरेंट्स बोलेगा इसके ऊपर खाली बातों के अपन रूब्रिक बनाते रहेंगे तो केस निकलता नहीं। वो फिजिशियन को कंफर्म भी होना चाहिए ऑन ऑब्जर्वेशन बेस या डिटेल में जाके जो भी है। थैंक यू। सही है सर। बस यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई बोलता है उसको थोड़ा टटोलो, परखो, यही बता रहे हैं। थैंक यू सर। ये एक्सरे आया था, HRCT है जी सर। ये 2009 में HRCT बहुत रेयर होता था। अभी वो इसमें आने के बाद, कोविड के बाद रोज होने लग गया है। सिस्टिक ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस्टिक ओपेसिटी है, लॉस ऑफ वॉल्यूम। ये मेरी एंट्री पॉइंट है सर। बच्चा दुखी है, बच्चा खेलने नहीं जा रहा है, बाहर नहीं है, अंदर है, कुछ कर नहीं रहा है, लेटा है, डल है और स्माइल कर रहा है। मेरे लिए इतनी चीजें थी और वही केस थी। जो गोद में आके लेटता है, अभिषेक सर ने डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं आपको फॉलोअप बता दूं। दिस इज वन ऑफ द केसेस जहां रिकरेंट एलर्जिक कंडीशन है तो एक डोज में ठीक हो जाती है, कई बार देखा है। लेकिन उसके साथ फाइब्रोसिस्टिक ओपेसिटीज है, मतलब फाइब्रोसिस हुआ है लोकल टिश्यू पे, जिसके चलते वहां सिस्ट बनी है, मतलब पैथोलॉजी है वहां। और वो भी ठीक कैसे होती है और जल्दी होती है, देखिए 11 Jan फर्स्ट कंसल्टेशन, 6 का 1 डोज दिया है, बाकी प्लासिबो चालू है। 18 को साइक्लिंग लिटिल, 28 तारीख को रेफरिंग जो पीडियाट्रिशियन है उसने फोन करके बोला यार एकदम ये तो काफी अच्छा है, क्या किया। 10 फरवरी को साइक्लिंग टू स्कूल, 0 कंप्लेंट्स। ये हमने 8 तारीख को उनको फोन करके पूछा था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहा है। बीमार होता था, वो बीमार भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ 1 महीने में बीमार होता था? 1 महीने में बीमार क्या, अभी गांव जाके आए तब भी बीमार नहीं हुआ। हेलो सर, आप यूजुअली सिर्फ पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं? हाँ मैडम, ये पोटेंसी का चक्कर होता है, पूछिए मत, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ICR में पढ़ते थे तो 30 से शुरू होता था, तब हमने 3x 6x देखी नहीं थी। 2006 में जब से मैंने माइंड मेथड शुरू की तो लो पोटेंसी शुरू करी थी। 6 से शुरू की थी 2006 में। 2008 में मैं 3x 3C ये भी देता था। 1 2 3 दवाएं मेरे पास 1x भी है, ठीक है। ये इसकी वजह थी कि मैंने 3x से एक सिंगल डोज 3x जेल्सिमिम के 3x के 1 डोज से एक कैंसर का रिग्रेशन देखा है, बहुत सिग्निफिकेंट। तो मैंने तब सोचा था कि इतने कम दवाई देके भी ठीक होता है तो क्यों ना वो दे। बट रिलेटिवली 6 वाज अ रेडिली अवेलेबल पोटेंसी, तो 6 बहुत चलती है। आज भी मैं 6 यूज करता हूँ। लेकिन 2020 के बाद, 19-20 के बाद, जब से डॉक्टर गुप्ता सर के पास LM पोटेंसीज देखी है, क्योंकि मेरे पास बहुत एग्रेवेशन 1M 10M भी पहले यूज करा करते थे, जब से माइंड मेथड यूज करना शुरू किया तो 200 के ऊपर बहुत रेयरली गया हूँ। 200 1M कभी दिया हो, 1M इग्नेशिया वगैरह 1M दिया है, इग्नेशिया, सोरेनम, ट्यूबोकिनम। 10M तो आज कभी कभी दवाई देता हूँ, एक आध साल में 8-10 डोज कभी दिए होंगे तो 10M के देते हैं। लेकिन आज के डेट में मेजरली ये देते हैं, LM पोटेंसीज देते हैं। तो LM में सोचते हैं हम लोग कि एग्रेवेशन नहीं होता है, बहुत हद तक नहीं होता है, लेकिन LM में भी एग्रेवेशन देखा है। तब से हर केस में fortunately unfortunately बोलिए, I am exposed to, I used to teach in the ICR, तो I am exposed to the philosophy which was operational that time. मैंने अपना एक्सपीरियंस 30 साल का जब प्रैक्टिस किया है तो उसका अपना अपना लर्निंग होता है। उसके बाद पोटेंसीज आप चूज, किसी को भी मत पूछिए ये सवाल, बहुत सेंसिबल आंसर नहीं मिलेंगे। मैं मेरी अपनी बात खुद भी कर रहा हूँ और लोगों की भी कर रहा हूँ कि हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से बोलता है।
मैंने गुप्ता सर से एलएम पोटेंसीज देखा है। गुप्ता सर के साथ जब केसेस शेयर किए तो मैं आज सर को देखता हूँ, सर भी 30 और 6 यूज करते हैं बहुत। एलएम यूज करते हैं, लेकिन हनीमन ने गाइडलाइंस क्लियर दी है, जहां पैथोलॉजी ज्यादा है, जहां इरिवर्सिबिलिटी है या जहां ग्रॉस पैथोलॉजी है, वहां रिपीटेड देना पड़ता है, तो आप एलएम दीजिए। तो आप जुकाम के केस में, एलर्जिक केस में आप रिपीटेड दे देंगे, तो मैंने प्रोड्यूस किया है अपनी प्रैक्टिस में। जिसको आया उसको, हर एक को यही दिया एलएम पोटेंसी, और फिर ध्यान आया, अरे भैया ये तो फंक्शनल कंप्लेंट है, ये इसकी एग्रेवेट हो गई, उसकी एग्रेवेट हो गई, उसकी एग्रेवेट हो गई, तो कम किया है। लेकिन आज बहुत सारी केसेस जो स्ट्रक्चरल है, प्रैक्टिकली सारी केसेस इसी से ट्रीट होती है, एलएम पोटेंसी से। हेलो सर, कोई आपने कुछ यहाँ पूछ रहा था? कैरिड, यस सर, आपने यहाँ जी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस लिया है। हाँ मैडम, वो गलती है, अच्छा, सिर्फ कैरेस करेस्ट है, नहीं, हाँ यस सिर्फ यस करेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा ना आपको, जो अच्छे अच्छे केस होते हैं वही सब प्रेजेंट करते हैं। सर, आपके जैसे भी केस हो, बहुत सीखने को मिलता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा नहीं होता है, मुझे लगता है आप लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप कोई कंट्रीब्यूट करते नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ 113 लोग हैं, और 113 में से 3 लोग मुश्किल से बोलते हैं। मैं, एक प्रॉब्लम आती है मुझे, मैं हर बार सर को फोन करके पूछता हूँ, सर अशोक सर को पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सवाल पूछता है, कहीं से कोई बोलता है तो मुझे प्लीज बताइए, ताकि मुझे भी सीखने को मिले और मुझे अपने आप को, मेरे प्रेजेंटेशन और बेटर करते आए, इसका मौका मिले। सर, जो फाइनल डिफरेंशिएशन आप पहले ही कर देते हो, उसके बाद सवाल तो कोई रहता नहीं है। जो आप क्लोज कमिंग रूब्रिक्स का डीडी करते हैं ना सर, दैट इज एन एडेड क्वालिटी टू योर क्लास। आई थिंक ये एक ही चीज आप सबको सीख चाहिए, क्योंकि माइंड मेथड जब कोई भी मेथड जब फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ मन में आता है। एग्जैक्टली सर, दिस इज व्हाट बेसिकली इज नीडेड। अदरवाइज जैसे आपने बोला, सब अपना अपना ले लेते हैं, किसी ने बेड ले लिया, किसी ने क्लिंग ले लिया, लेकिन कहाँ बेड है, कहाँ क्लिंग है और क्यों नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। पहले उसका मीनिंग देखिए, फिर मीनिंग जो डिस्क्रिप्शन है और साथ पढ़िए। छोटी डिक्शनरी मत यूज करिएगा, जिस डिक्शनरी में 2-4-5 मीनिंग होते हैं ना, वो देखना, क्योंकि वो 2-4-5 चीजों में उसकी जान होती है वर्ड की। आप एक वर्ड को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कई बार। सर, जैसे हमने लिया डलनेस, हीट ड्यूरिंग, वैसे सर सिम्टम होता है सपोज इरिटेबिलिटी, फीवर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि फीवर ड्यूरिंग कब लेते हैं और हीट ड्यूरिंग कब लेते हैं? इरिटेबिलिटी दिख रही है, पेशेंट में इरिटेबल हो रहा है, बट फीवर ड्यूरिंग, हीट ड्यूरिंग मतलब जब बुखार तेज है, तो फीवर ड्यूरिंग कब लेते हैं? इस केस में माँ ने बोला है जब बुखार होता है तो ये एक्टिविटी कम होती है, उसको हम डलनेस बोलते हैं। तो इस केस में तो इसलिए लिया है फीवर ड्यूरिंग। हीट और फीवर कई जगह सिनोनिमस यूज होते हैं, जहां हीट को मतलब कुछ और भी है, वहां अलग भी यूज दिया है रूब्रिक। तो आपको जहां फीवर के साथ आप देख रहे हैं कोई भी सिम्टम, जैसे इरिटेबिलिटी विद फीवर देख रही है, तो उसको हीट वाला रूब्रिक ना लगाएं तो बेटर है। हीट इज अ स्टेट, इंटरनल स्टेट, इमोशनल स्टेट डेवलप्ड विच इज कॉजिंग अनप्लेजेंटनेस इनसाइड, आप उसको हीट बोलते हैं। आप चिल बोलते हैं ना, सुकून बोलते हैं, चिल करो, क्या करो, चिल करो। कौन चिल कर रहा है, क्या चिल कर रहा है? चिल करो का मतलब यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। किसने पूछा था अभी? सर, मैंने पूछा था। मैडम आप कहाँ से हैं? मराठी बोलती है, हिंदी बोलती है, क्या बोलती है? सर, मैं बॉम्बे की हूँ, मराठी हिंदी बम्बई की है, दोनों समझते हैं। मराठी हिंदी दोनों बोलती है। तो वो माझ्या डोक्याला ताप नको देऊ बोलते हैं। हाँ, मराठी में है, दिमाग गरम वर्ड है। हाँ, समझे सर। क्लियर मीनिंग है, यहाँ टेम्परेचर मत बढ़ाओ। सर, हीट इन्वायरमेंट का होता है और टेम्परेचर बॉडी का होता
सर हीट एकदम सही है, लेकिन जब माइंड में यूज किया है तो माइंड में कई बार पहला वाला जो पार्ट है वो माइंड का ही है, दूसरा वाला है उसका कंडीशन जो है मॉडिफाई करने वाली, या हीट या फीवर, ये कभी कभी रूब्रिक्स जो है, अभी मैं रिपोर्टरी खोल नहीं पा रहा हूँ इसमें, मैंने खोली तो इंस्टॉल होने लग गया उसका अपडेटेड वर्जन। सर मतलब मैं ये देख रही सिनोनिमस थी, सॉरी सर, मतलब मैं देख रही थी तो डलनेस में सिर्फ एक ही है, हीट ड्यूरिंग ही है, फीवर नहीं है। एग्जैक्टली डलनेस में फीवर सब रूब्रिक है ही नहीं। इरिटेबिलिटी लेंगे तो दोनों मिलेगा, हाँ यस सर, इरिटेबिलिटी दोनों है, तो बुखार के टाइम इरिटेबिलिटी है तो वही रूब्रिक लेंगे, और स्ट्रेस जनरेट हुआ है और तब ले रहे हैं तो आप हीट ले सकते हैं, हीट ब्रॉडर रूब्रिक है। ओके ओके यस सर, अब थोड़ा समझ में आया। यस, हीट ड्यूरिंग यानी कि इरिटेबल, हीट ड्यूरिंग यानी कि कुछ शायद वहां पे तापमान, मतलब स्ट्रेस, हाँ वो स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस के साथ में ऐसा। करेक्ट। चलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पूछिए मैडम, जब तक पूछेंगे कोई लास्ट नहीं होता, आई डोंट माइंड, पूछते नहीं तो मैं सोचता हूँ अपना थोड़ा क्यों देखना है कंप्यूटर पे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर एक हेल्थ डिजायर वाला भी थोड़ा सा इसके साथ आप कर देंगे? तो बोलना पड़ेगा मैडम, पूछ के नहीं होता है सर। हेल्थ तो डिजायर तो यही हुआ कि कोई मुझे आके पकड़ ले और मुझे जो भी कंफर्ट मिले। तो जैसे वो बच्चा अगर मम्मी की गोदी में जा रहा है तो उसको शायद हो कि, हाँ जी दिक्कत क्या है फिर, मतलब ये तो आपको समझ गए आप, फिर प्रॉब्लम क्या है? सर रुब्रिक तो अलग है ना। क्या रूब्रिक? सर हेल्थ डिजायर। हाँ तो हेल्ड मतलब करता क्या है, होल्डिंग करता क्या है? सर होल्डिंग होता है कि कोई चीज जब किसी को होल्ड करके रखती है, जैसे हम वही एग्जांपल, जैसे बल्ब को होल्डर होल्ड करके रखता है। होल्ड वर्ड ले लिया तो चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फट से समझ आ जाएगा। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं? हाँ जी सर। है तो कभी चलते हैं तो कहीं बाजू में रीलिंग वीलिंग सीढ़ियों में या कहीं पकड़ लेते हैं? हाँ जी। क्यों पकड़ते हैं? उनको सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट से होता क्या है? चलो ठीक है, सपोर्ट चाहिए होता है। जहाँ रेलिंग नहीं है वहां आपको पकड़ते हैं या आप उनको पकड़ती हैं? जहाँ गिरने का डर हो वहां पकड़ लेते हैं। ये डर है इसलिए पकड़ते हैं या कुछ और है? सर मेन तो यही होगा, डर। वीकनेस है, वीकनेस है सर, वीकनेस है। इसलिए कहता हूं सिंपल सी चीज होती है, जो वर्ड मन में आता है उसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढिए। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारी ये भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। हम भले इंग्लिश मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, ठीक है, लेकिन मैं खुद समझता हूं कि हमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम होता है, हम उसका तर्क लगाते हैं, ये होगा वो होगा। अभी 4 चीजें लग गई। होल्ड का मतलब होता है, हेल्ड का मतलब, और होल्ड से आता है हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी के लिए होल्ड करो, कोई एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए हेल्प करो, बैलेंस बनाने के लिए होल्ड करो। तो मैं रेलिंग पकड़ता हूं ताकि मैं लड़खड़ाऊं ना, मैं गिरूं ना। मुझे डर नहीं है गिरने का, मुझे अभी डर नहीं है गिरने का, मैं आज तक गिरा नहीं हूं, लेकिन मैं संभलता हूं, मैं अच्छे से चल सकता हूं। मेरे पिताजी मेरे साथ चल रहे हैं और मैं देखता हूं वो लड़खड़ाते हैं, तब मैं जाके उनको सपोर्ट करता हूं, तब मैं हाथ लगाता हूं, पकड़ता हूं। मैं ये नहीं पूछता हूं पापा कहाँ डर लग रहा है, आओ मैं पकड़ लेता हूं, ये नहीं होता है। आप जो चल रहा है, जो बड़ा बुजुर्ग आपके घर में आपके साथ चल रहा है, वो जब सोचता है कि मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है तब पकड़ता है, डर आने की जरूरत नहीं है। आप ये रूब्रिक यूज करते हैं, देखिए केयरफुल, कॉशियस अलग रूब्रिक है, उसमें रूब्रिक के पीछे उसका मीनिंग अलग है, उसका मन अलग है। तो आप ये हेल्ड का मतलब समझिए, हेल्ड डिजायर्स टू, मैं जहां हूं, जैसा हूं वैसा रहूं, इसके लिए जब मैं हेल्प लेता हूं तो मैं हेल्ड डिजायर में हूं। मैं जहां हूं वहां से बाहर आऊं, इसलिए हेल्प मांगता हूं, तो मैं हेल्प में जाता हूं। अभी अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। किसने पूछा था? रेणुका मैडम ने पूछा था। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।
इसलिए नहीं कि पूछा और मुझे मौका मिला, मुझे आता है बताने का, थैंक यू, इसलिए कि एक बड़ा अच्छा सा वर्ड मिला जिसका सिंपल मीनिंग है, सब लोग समझते हैं फिर भी नहीं समझते। डिक्शनरी का उसका मतलब ये है, मैं आपको डिक्शनरी पढ़ के बता देता हूँ, मैंने अभी खोल लिया है। हेल्ड, ऑक्यूपाइड और इन कंट्रोल ऑफ, ये टेरिटरी हेल्ड, एयरफील्ड हेल्ड, किसी ने कब्जा कर लिया, हमारे कंट्रोल में, वी आर होल्डिंग इट। आपके यहाँ शेयर होल्डिंग होता है बोलते हैं, वो रोक के रखा है आपके लिए। वो आया है कहां से? होल्ड, ये वर्ड से आया है हेल्ड। होल्ड का मतलब क्या है? कॉज टू रिमेन इन अ सर्टन स्टेट, पोजिशन और एक्टिविटी। हैव और कीप इन वन्स हैंड और ग्रिप, मेरे हाथ में, मेरी पकड़ में है। ऑर्गेनाइज और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, होल्ड अ रिसेप्शन, होल्ड अ सेमिनार, होल्ड अ डिस्कशन। ये अशोक सर अभी ही इज होल्डिंग अ मीटिंग, ठीक है। हैव और possess इधर इन, मतलब ये कोई भी, होल्डिंग कैन बी फिजिकल और इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कीप इन माइंड और कन्वे, मेंटेन अ थियरी, थॉट और फीलिंग। लिमिट विद इन सर्टन बाउंड्स, फिजिकली प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग। बाप रे, ये तो सिर्फ 7 मीनिंग है, मैंने रिपर्टरी डिक्शनरी खोली है, इसमें और 15-20 है। अरे 15-20 नहीं, ज्यादा है। टोटल मीनिंग इसमें 36 है, मैंने 8 है, तो मैं बाकी नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो होल्ड का मतलब होता है, आप सांस रोकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग योर ब्रेथ बोलते हैं। आप जो है जैसा है वहां रखते हैं, उसको ना आने देते हैं और अंदर ना छोड़ते हैं, तब उसको होल्ड बोलते हैं। आई बात ध्यान में? सर मैंने कहीं पढ़ा था कि हम कपड़ों को टांग देते हैं खूंटी पे, तो कुछ देर के लिए, हम रात को ऑफिस से आए और रात भर के लिए हमने टांग दिया, अगले दिन हमें ऑफिस जाना है, अगेन हम उसको पहन के चले, तो कुछ देर के लिए किसी चीज को स्टे कर देना, किसी सहारे से रख देना, होल्ड। बाकी वो 28 मीनिंग अलग है। अब वापस देखिए और ढूंढिए, जब तक मेरी समझ ये नहीं है होल्ड, देखिए। सर जैसे हम फोन को भी ऑन होल्ड रख देते हैं। हाँ, फोन होल्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं? जहां है वहां रुक गया, जैसा है वैसा उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए जैसा है वैसा होल्ड छोड़ दिया। हैंड डिजायर टू बी, थोड़ी देर के लिए आपको सहारा चाहिए कि वो आपको गिरने से बचाए या रोका, जैसे है जहां है वहां रोका रखे। मैं एक फोटो शेयर करता हूँ, चलिए। तो ये आप लोगों का प्यार, आप लोग मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं फिर पढ़ाई करने की और आप सबसे बात करने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर को, उनको धन्यवाद। बाकी आप सब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अभिषेक सर हैं, स्मिता मैडम है, नीतल मैडम है, आप सबको मैं कई सारे नाम नहीं जानता हूँ, गलत मत समझिए, बस याद नहीं है। आप सबको भी थैंक यू सो मच। और जो 80-100 लोग बैठते हैं सुनते हैं, आई होप आई एम रियली एबल टू हेल्प यू। अगर कुछ काम आता है, पढ़ा हुआ सुना हुआ, तो प्लीज शेयर करें, उससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलती है। चलिए, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू, और शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन बस यही है। बस सर, धन्यवाद, यही चाहिए, और क्या चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स, थैंक यू, थैंक यू। Hello learners, HSH presents to you detailed course for beginners in the mind method. This basic primary course contains rubric study, understanding of the rubric, its differentiation, its application and remedies under the particular rubric. Thus, we will study materia medica of the mind with reference to rubrics. Learn remedies, our bread butter remedies with special reference to similar seeming rubrics and detailed study of the rubrics of mind of that particular remedy. Special emphasis is on hands-on training with cases presented by our mentors who explain cases in detail with their analysis, evaluation and prescription with the follow-up. Our study starts in the morning and continues till evening when it is presented with a voice chat or a recorded chat. Recordings are given for 3 months for those who miss the sessions. Any other queries, contact Dr. Ashok Avadia on the given number. Thank you from Team HSH.